वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा मध्य प्रदेश की जो जनजातियों का लेक्चर 3 है। इसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के यूनिट 10 का पूरा रिवीजन कर रहे हैं परीक्षा धाम पुस्तक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह नया संस्करण है परीक्षा धाम का, नवंबर 2025 का, तो 2026 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपनी जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, जब हमने आपका सामान्य परिचय पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि उत्तर की ओर में मुख्य रूप से सहरिया जनजाति निवास करती है और मध्य प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रों में उत्तर क्षेत्र आता है जहाँ पर सबसे कम जनजाति की संख्या निवास करती है और साथ में जनजातियों की जो विविधता है वो भी कम देखी जाती है। इसके साथ में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती हैं। भील बलाला आदि इनकी उपजातियाँ, पटेलिया, वो इधर निवास करती हैं। कौन सा क्षेत्र हो गया? पश्चिमी क्षेत्र। उसके अंदर कोरकू जो दक्षिणी जिलों में पाई जाती है हमारी, मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं। भारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करती है। बेगा जनजाति मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और बेगा जनजाति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसके जो स्थान है उनको पूर्वा वगैरह भी कहा जाता है। इसी के साथ ही कोल जनजाति सीधी, शहडोल, सिंगरौली वगैरह वाले जिलों में पाई जाती है। सौर जनजाति मुख्य रूप से कैमूर हिल्स में पाई जाती है और बार बार क्वेश्चन पड़ता है कि सौर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड का टीकमगढ़, छतरपुर आदि क्षेत्रों में देखी जाती है। खेरवार जनजाति पन्ना, छतरपुर क्षेत्रों में रहती है। ये कत्था बनाने का मुख्य रूप से काम करती है। अब आगे चलते हैं हम और अब हर एक जो जनजाति है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सर्वाधिक जनजातियाँ देश की पाई जाती है, जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है देश की। और हमारी यहाँ प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी होने वाली हैं? भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, भारिया, ये जनजातियाँ होने वाली हैं। और जी हमारी क्या है, जो डेवर आयोग था उसने पीवीटीजीज के बारे में बताया था। 75 पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप्स जो हैं 75 है, उसमें 3 मध्य प्रदेश की आती है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा की हैं। अन्य कौन सी पढ़ेंगे हम? पारधी, पनिका, उराव, मुंडिया। मध्य प्रदेश में 43 एसटी जनजातियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, और इनकी उपजातियाँ तो कई हैं। तो देखते सबसे पहले हम जानेंगे मध्य प्रदेश की भील जनजाति के बारे में। इसका हम निवास स्थान देखेंगे, ये कहाँ पाई जाती हैं, साथ ही हम देखेंगे कि इनकी जो जनसंख्या है उस सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है, सबसे ज़्यादा भील बहुल्य क्षेत्र पश्चिमी जिला है। इनमें हम सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियाँ, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नीचे देखते हैं हम। तो हम देखते हैं सामान्य, आपने देख लिया कि ये हमारे कहाँ पाई जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है मुख्य रूप से वहाँ देखने को मिल रही हैं हमें। इसके साथ ही हम के सामान्य परिचय के बारे में बात कर लें। सामान्य परिचय के बारे में बात करें, सामान्य परिचय में आएगा कि भील जो शब्द है सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ किस में लिखा गया था? सरित सागर जो ग्रंथ था उसमें हमें भील ग्रंथ देखने को मिलता है। भील का अगर हम सर्वाधिक अर्थ की बारे में बात करें तो द्रविड़ भाषा के बिल से बना हुआ, किससे बना है? बिल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धनुष। तो हमने ये देखा है कि जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो धनुष बाण चलाने में काफ़ी निपुण होते हैं। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, या वो भारत की है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की गौड़ सबसे बड़ी जनजाति है। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा हम ब्लर कर देंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। और जो कर्नल टॉड थे उनके द्वारा भीलों को क्या कहा गया था? वनपुत्र कहा गया था। और जो टॉलमी था, टॉलमी जो इतिहासकार था उसके द्वारा इन्हें तीरंदाज कहा गया था। कर्नल टॉड इन्हें वनपुत्र कहते हैं और टॉलमी क्या कहता है? इनको तीरंदाज कहता है। तो साथ में जो 2011 की जनगणना थी उसमें इनकी संख्या लगभग 60 लाख के आसपास पाई जाती है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 153 लाख। हमारे मध्य प्रदेश में 153 लाख जनजातियों की संख्या है, जिसमें से 60 लाख अकेले कौन पाए जाते हैं? भील पाए जाते हैं, जो जनजातीय आबादी का लगभग 39% है। कितना है? 39% है। आगे चलते हैं। इनका भौगोलिक विस्तार भू पश्चिमी होगा। पश्चिमी के जो मुख्य जिले होंगे मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ वाले क्षेत्र में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, रतलाम। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है, जनजातीय जनसंख्या, वो धार में पाई जाती है जनसंख्या, और अगर परसेंट की बात करें तो अलीराजपुर में पाई जाती है। इनका जो मुख्य स्थान देखा जाता है ना, इनको मतलब यहाँ से जो आए हैं तो वो का कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को इनका मूल स्थान कहा जाता है। कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है वो चित्तौड़ के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ को इनको मूल स्थान देखा जाता है। इसी के साथ में हम कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें देखें तो इनकी जो उपजातियाँ हैं,
पटेलिया, बरेला, भिलाला, तड़वी, रथियास, रॉट, ये इनके मुख्य उपजातियां देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी जो उपजाति कौन सी है, भिलाला उपजाति है। जब औरंगजेब के समय पर जो भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था उनको क्या कहा गया था, तड़वी भील कहा गया था। इसके अलावा इनकी हम सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इनकी सामाजिक स्थिति जो देखने को मिलती है मुख्य रूप से, क्या सामाजिक स्थिति है इनकी, जो सामाजिक स्थिति है जिसमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है और इनको संचालन करने वाले कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जैसे पटेल, तड़वी, डालहा, ढाला, पुजारा, बड़वा, गांव के प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इनके बीच में एक दहेज प्रथा पाई जाती है जिसके दावा प्रथा कहते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने एक साथीदार अभियान चलाया था। इसमें उन्हें जागरूक किया था कि हमें क्या दहेज प्रथा नहीं लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा गोत्र भील जनजाति में पाए जाते हैं, जो कितने हैं, 71 हैं गोत्र पाए जाते हैं। सांता प्रथा पूछ ली जाए इनसे संबंधित तो वो किससे है, तो इनके जन्म संस्कार से संबंधित है। उसके गातला पूछ लिया जाता है, ये आईएमपी हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये 4 चीज़ें। ये आईएमपी है कि सांता प्रथा क्या है, तो इनकी जो जन्म संस्कार से जुड़ी हुई प्रथा है क्या है, सांता प्रथा। और गातला प्रथा एक मृतक संस्कार है। गातला एक मृतक संस्कार है। इसी के साथ में हम आगे चलें कि इनकी जो पंचायत होती है वो किन लोगों से मिलकर बनी होती है, उन सब के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो पटेल होता है जो पटेल होता है वो गांव का अति विशिष्ट व सम्माननीय व्यक्ति होता है। तड़वी उसका सहायक होता है। जो दाहड़ा होता है वो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। क्या होता है, जो दाहड़ा होता है वो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। पुजारा पुजारी के जैसे धार्मिक कार्य का आयोजन करेगा। और जो बड़वा होता है वो तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी से इलाज करने वाला व्यक्ति होता है। देखो, कोतवार, ये जो संदेश वाहक होते हैं, जो लोग पटवारी काम करते हैं ना, उनके सहायक के रूप में गाँव में ये काम करते हैं। जब आप जाओगे ना बड़वानी, सनावद, खंडवा खरगोन वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनको 8,000 रुपये प्रति माह वेतन भी प्रदान किया जाता है कोतवाल को। कहीं पे कोतवाल बोला जाता है, कहीं चौकीदार बोला जाता है। जैसे उत्तर में आएंगे तो उनको चौकीदार कहा जाएगा, और जब पश्चिम में ये काम करते हैं उनको कोतवाल कहा जाता है, और जब ये पूर्वी क्षेत्रों में काम करने लगते हैं उनको कोतवाल कहा जाने लगता है। और भारतीय जो होता है वो सामूहिक भोज जो होता है उसका वितरण करने वाला क्या होता है, व्यक्ति होता है। इनकी पंचायतों की पटेल सम्माननीय व्यक्ति, तड़वी पटेल का सहायक होता है, डालला सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, पुजारा धार्मिक कार्य करने वाला होता है, और जो बड़वा होता है, बड़वा तंत्र मंत्र व जड़ी बूटी का काम करने वाला। कोतवाल ये जो संदेश वाहक के रूप में काम करता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पटवारी को लेना देना है, वो सब इन्हीं के माध्यम से, कोतवालों के माध्यम से किए जाते हैं। और भारतीय क्या होता है, सामाजिक बोध का वितरण करने वाला व्यक्ति होता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि इनकी जो धार्मिक जो देवता हैं और आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में। तो इसकी इनकी हम जब धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करें तो क्या है कि जो राजपंथ था और भीलट देव, सबसे प्रमुख क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो भील होते हैं वो किन की पूजा करते हैं, तो वो भीलट देव की पूजा करते हैं। साथ में बाप देव, खेड़ो माई, गल देव, कोहाज देव, पिठोरा देव आदि की पूजा करती है। भील अपने आप को स्वयं किन के वंशज मानते हैं, महादेव के वंशज मानते हैं। अब इनकी हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, झूम कृषि करते हैं। जिसे क्या कहते हैं, झूम कृषि क्या होती है कि एक पूरे क्षेत्र में आग लगा दी, फिर वहाँ पर अनाज बो दिया, और तो उसको कहते हैं झूम कृषि कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, चिमाता बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, चिमाता बोला जाता है। और इनके जो अलीराजपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे भीलों की पुंजा दरियाँ, पंजा लिखा हुआ पुंजा दरियाँ होती हैं, इनको जीआई टैग भी करने के लिए प्रस्तावित कर रखा है। जो जीआई टैग है उसको करने के लिए प्रस्तावित कर रखा है। और नीमच का जो नंदना प्रिंट है, कपड़े भीन जाति अधिक प्रयोग करती हैं। जो नीमचा बनता है नंदना प्रिंट, वो यह जनजाति समूह के लोग सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। और अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कनंगी कहते हैं। ये बांस से बनी हुई वो होती है कोठी, उसको क्या बोलते हैं, कनंगी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो इनकी जो सांस्कृतिक स्थिति क्या है, तो जो गवरी नृत्य है या गवरी नाट्य आपसे पूछ लिया जाए तो किन से संबंधित है, गवरी नृत्य प्रमुख रूप से भीलों से संबंधित है। उसके बाद में एक और कौन से नृत्य करते हैं, भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो, बीरबाल्या। कौन से, भागोरिया पूरा एक महोत्सव होता है, यह 3 दिन का महोत्सव होता है जो होली में आयोजित किया जाता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो फागुन में होता है, फिर फागुन के बाद ही होली आती है, जब चित्र लगता है उस समय ही
होली आती है तो उस समय ये मनता है। तो जो क्या भगोरिया, ढोइया, गहर, डोहो, बीरबाल्या, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। वाणेश्वर मेला जो भीलों का कुंभ कहा जाता है, ये कहाँ किया जाता है? मैंने आपको बताया था, सोम, जाखम और माही नदी बेणेश्वर धाम में मिलती हैं। यहीं पे क्या लगता है? भीलों का कुंभ लगता है, जो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध कला है, जिसके लिए फाल्य फेमस थी। इनकी साथ देहांत हो गया है। इसमें घोड़ों के चित्र बनाए जाते थे। किनके चित्र बनाए जाते थे? घोड़ों के चित्र बनाए जाते थे। और एक घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। साथ में भील जनजाति धनुष, बाण एवं गुलेल गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। और इनका जो क्या चलाते हैं ये धनुष बाण, मैंने प्रारंभ में ही बताया, क्योंकि इनका जो मुख्य जो अर्थ होता है उसका नाम बिल होता है, उसका अर्थ ही क्या होता है? धनुष होता है। इनका जो प्रिय पदार्थ है वो क्या है? ताड़ी। वृक्ष होता है, उससे ताड़ी निकालते हैं ये। ताड़ी और रबड़ी इनकी बहुत प्रिय होती है। प्रमुख त्योहार कौन से होते हैं? भगोरिया उत्सव पे भगोरिया नृत्य करते हैं। देवासा, गल, डोडी, इंदल, डोहा। देखो, भगोरिया, देवासा और इंदल ये प्रमुख हैं, और डोहा, ये इनको जरूर याद रखना। देवासा, भोली, इंदल और डोहा सब पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है। अब चलते हैं हम विशेष तथ्य इनसे जुड़े हुए, कि जो भीलों के घरों को क्या बोला जाता है? वो घर होते हैं छोटे, तो कू हो गए। उनको थोड़ा दो चार घर मिला के एक पूरा मोहल्ला बनाते हैं तो उसको फाल्या बोलते हैं। और दो चार मोहल्ले जब बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पाल। पाल या पूरा गांव, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नई फसल आती है ना, तो उस समय वो त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा होता है? नवई त्यौहार होता है। जिस प्रकार से असम में बिहू मनाया जाता है नई फसल आने पर, उसी प्रकार से यहाँ पे भी नवई त्यौहार मनाया जाता है। भगोरिया मैंने बोला ना, मार्च के महीने में होता है, फागुन में, मुख्य रूप से फागुन में। उसी समय पे क्या होती है? होली होती है। तो होली पे मनाया जाता है। पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवता एक पशु घोड़े बनाए जाते हैं। ऐसे तीर कमान बनाते हुए घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। अलीराजपुर के जोबट में भील समुदाय द्वारा पुंजा दरियाँ बनाई जाती हैं। और सींधी जिले में सीवाल ब्लॉक में भी पुंजा दरियाँ बनाई जाती हैं। ध्यान रखना, पुंजा ब्लॉक में कालीन या दरियाँ बनाई जाती हैं, पुंजा दरियाँ। इनको क्या है? जीआई टैग के लिए प्रस्तावित किया है। जीआई टैग समझते हो, भूगोलिक संकेत है। 10 साल के लिए किसी विशेष क्षेत्र से इसकी पहचान दिलाने के लिए इनको प्रदान किया जाता है, जो हमारा मुख्य रूप से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम एक बार देखते हैं जो भगोरिया हाट या भगोरिया नृत्य होता है उसके बारे में। मालवा और निमाड़ में मुख्य रूप से देखा जाता है, अलीराजपुर और झाबुआ वाले क्षेत्रों में। 7 दिन का ये अवसर होता है, होली के दिन होता है, फागुन माह में आयोजित किया जाता है। 3 चरणों में होता है। पहला होता है तिहवारिया। इस समय क्या बाजार लगता है, बजरिया लगती है। उस समय पे क्या होता है? फिर होता है भगोरिया या गुलालिया। अगर कोई भील समुदाय का लड़का किसी लड़की पर गुलाल डाल दे और वो गुलाल नहीं पहुंचे, ठीक है, तो उनको फिर आगे उजाड़िया के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो लड़के ने अगर गुलाल डाल दिया है तो लड़की राजी है शादी करने के लिए। तो ऐसे एक समय का ऐसा बोला जाता है कि विवाह समारोह की तरह इसको भी आयोजित किया जाता है। और अगर लड़की वो गुलाल को पहुँच लेती है तो वो राजी नहीं है, और फिर उसके बाद में गांव वाले या उस समुदाय के लोगों द्वारा उजाड़िया उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये इस तरीके से परंपरा के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला है अलीराजपुर जिले का, जो अलीराजपुर ज़िले है उसका जो बालपुर है, वहाँ का भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ में अभी बॉम्बे हॉस्पिटल है इंदौर में, तो वहाँ पे भी पास में एक वो है मैदान, तो वहाँ पे भी इसका आयोजन किया जाता है। भंगोर देव और भोगर्या भूगर्या गोत्र के भीलों द्वारा आरंभ किए जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया था? भगोरिया पड़ गया था। कोई पूछे कौन से देव? जो भंगोर देव हैं और भोगर्या गोत्र है, ठीक है, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया, इसलिए इसका नाम भगोरिया पड़ गया। इसमें 3 चरण होते हैं, त्योहारिया, भगोरिया और उजाड़िया। और हमारी सरकार ने वर्ष 2025 में, ये आईएमपी है, इसको लगा लीजिएगा, कि वर्ष 2025 में भगोरिया को राजकीय उत्सव घोषित कर दिया गया है, राजकीय घोषित कर दिया है। तो उस समय प्रबंधन भी सरकार देखेगी, उसके अंदर कई छुट्टियों का भी आयोजन किया जाएगा, शासकीय छुट्टी मुख्य रूप से। आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा, ये हमारा पूरा एक भील जनजाति से जुड़ी हुए मुख्य तथ्य हो गए हैं। एक बार आप रिवीजन करोगे अपनी पुस्तक से तो आपको और चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। अब है गौड़ जनजाति का सामान्य परिचय। तो गौड़ जनजाति तो मुख्य रूप से निवास कहाँ करते हैं? गंगा, जो हमारी मुख्य रूप से जो नर्मदा नदी है उसके दोनों किनारों पर हमारी गौड़ जनजाति निवास करती है। और बाहुल्य क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण मध्य में है। वो क्षेत्र देखने को, मतलब दक्षिण मध्य बोलते हैं, मध्य यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये दक्षिण मध्य क्षेत्र है, जो पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर मुख्य रूप से संकेतन देखा जाता है। अब हम इन जनजातियों के बारे में उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उपजातियाँ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भूगोलिक और इन सामान्य परिचय से जुड़ी हुई चीज़ें।
इसमें आ जाते हैं सबसे पहले हम सामान्य परिचय पे। तो गौड़ जनजाति कौंड सबसे बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और देश की सबसे पहले नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर समूह की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में इसका समूह सबसे बड़ा है। इसकी जो जनसंख्या थी उस समय 61 लाख थी, लगभग 61 लाख थी। तो 153 लाख में से 61 लाख थी, जो टोटल राज्य की जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या का 33% थी। कितनी थी? राज्य की टोटल जनसंख्या का 33% थी। मध्य प्रदेश वही जनजातीय समूह सबसे पहले नंबर पर है, सबसे बड़ा। कौन जनजाति स्वयं को पूछ लिया जाता है पेपरों में, क्या कहते हैं स्वयं को? वो कोयतोर या कोयातूर मानती हैं। क्या मानती हैं? कोयतोर या फिर कोयातूर मानती हैं अपने आप को। उसके बाद में नर्मदा के दोनों किनारों में दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। बाहुल्य क्षेत्र मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, अम्बा सागर प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। इसके साथ ही इनकी अगर उपजातियों के बारे में बात करें तो 50 से अधिक इनकी उपजातियां देखने को मिलती है, लेकिन हम कुन्हीं की जो कुछ ही हैं उनको प्रमुख रूप से पढ़ते हैं, जैसे आगक, अगरिया, मारिया, भिम्मा। भिम्मा जनजाति पूछ लिया जाता है, ये भिम्मा जनजाति किसका उपजाति है? तो वो गौड़ जनजाति की उपजाति है। प्रधान, कोयतोर, झरेका, दरोई आदि प्रमुख जनजातियां हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करें, देखो कि व्यवसाय के आधार पर बात करें तो प्रधान जो पूजा पाठ का काम करे, एक व्यवसाय के आधार पर है, एक संपत्ति के आधार पर। जिन पर अधिक संपत्ति है उनको राज गौड़, और जिन पर कम संपत्ति है उनको दुर्गौड़ कहा जाता है। उसके बाद में प्रधान जो पूजा पाठ का काम करते हैं, ओझा तांत्रिक क्रियाओं का कार्य करते हैं, अगरिया लोहे का काम करते हैं, और सोलस वो बढ़ाई का काम करते हैं। एक होते हैं नागरची, वो क्या काम करते हैं? गाने बजाने का काम करते हैं। तो ऐसे ये हो गई। उसके बाद में ये मुख्य रूप से जो समाज होती है कैसी होती है? पितृसत्तात्मक समाज होती है। गांव का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता है? मुकद्दम बोला जाता है। गाय के मुकुम को क्या बोला जाता है? मुकद्दम। जिसे हम क्या भी बोलते हैं? गोटिया भी कहा जाता है। देखो इन क्वेश्चनों पे पता है एमपीएससी में आते हैं ना, बहुत विवाद की उत्पन्न होती है, स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या है, कई जनजातियों में सेम सेम चीज़ें भी बोली जाती हैं। तो बहुत ही विवादित क्वेश्चन रहते हैं, हमेशा से ही विवादित क्वेश्चन रहे हैं। विवाह की पद्धतियाँ क्या होती है? जैसे दूध लौटावा, कि मामा और बुआ के लड़के एक दूसरे से ब्याह कर लेते हैं। लमसेना, इसमें क्या होता है? लड़के को लड़की के घर पे जाके क्या करना पड़ती है? सेवा करना पड़ती है। लड़के द्वारा लड़की के घर पर सेवा प्रदान करना होता है। एक होता है पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह, चढ़ विवाह। चढ़ विवाह में क्या होता है? लड़की वो लेके जाती है बारात लेके, और होता है लामनाई विवाह, जिसको सेवा विवाह भी कहा जाता है, कि लड़का और के लड़की के घर जाएगा और वहाँ पर जाके क्या है, उसके परिवार वालों की सेवा विवाह करेगा, तो उसको सेवा विवाह लामनाई विवाह भी कहा जाता है। इनके मोहल्ले को क्या बोला? टोला। क्या बोला जाता है? इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है। मोहल्ले को टोला कहा जाता है। गौड़ जनजाति के घर के मेहमानों को बैठाने के लिए एक कमरा होता है। ये पेपर कई बार पूछा गया है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बंगला बोलते हैं। एक जो मेहमान आता है उसको बैठाने के लिए एक कमरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंगला। तो बंगला किस जनजाति से संबंधित है? गौड़ जनजाति से संबंधित है। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म के बाद में अगर ध्रुव तारा दिखाने की रस्म है, ध्रुव तारा दिखाते हैं कि उत्तर की ओर दिखाते हैं कि वो तारा कौन सा? ध्रुव तारा है। आगे चलते हैं हम। आगे है कि जो गौड़ जनजाति की मुख्य जो पंचायत है ना, उनके लोगों को क्या क्या कहा जाता है? मांझी, देशमुख और भोई होता है, तो वो क्या होता है? वो पंचायत का प्रमुख होता है। मांझी, देशमुख और भोई है, वो पंचायत का प्रमुख है। मैंने बताया कोतवाल कौन होता है? मुखिया का सहायक है, और मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे आएंगे ना हम तब इसके बारे में पढ़ेंगे। देवान क्या है? मुखिया का गुप्तचर है। मुखिया अपने गुप्तचर को वो होता है, उसको देवान कहा जाता है। फिर होता है गुनिया बरुआ। गुनिया का होता है गुनने का काम, मतलब तांत्रिक क्रियाओं के कार्य करते हैं वो। और लिखई कौन है? पंचायत के वृद्ध सदस्य को क्या बोला जाता है? लिखई कहा जाता है। इनको हमें बार बार जब हम पढ़ेंगे ना, कुछ तो हमें पॉइंट याद होते हैं, तो कुछ लोगों को हम बार बार पढ़ पढ़ के लिख लिख के हमें याद हो जाएंगे। आप सोचो कि एक बार में याद हो जाएंगे, तो एक बार में याद नहीं होंगे। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है इनकी कि अपन ट्रिक से भी इनको याद कर लें। आगे चलते हैं हम। अब है कि जो आर्थिक स्थिति क्या है इनकी। तो गौड़ की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से क्या है? ये कृषि कार्य करते हैं, कृषि और वनोपज पे रहते हैं। साथ में इनकी से जो जो खेती करी जाती है उसको क्या कहते हैं भाई? अभी हम बीलों की खेती देख के आए, उसको क्या बोला जा रहा था? चमाता बोला जा रहा था। जबकि इनकी जो खेती है उसको क्या बोला जाएगा? बारी कहा जाएगा। गौड़ जनजाति की
सबसे ज़्यादा कौन सी शाखा इनमें, मतलब जो प्रधान हैं, जो पाठन का कार्य करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा शिक्षित होते हैं यहाँ पे। तभी तो वो पाठन का कार्य कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। तो अब उसके बाद हम इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में देख लें। ये किसकी पूजा करते हैं तो पूछ लिया जाता है। देखो वहाँ पे भीलट देव की पूजा कौन कर रहे थे, भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से। ये लिंगोपैन देव की पूजा करते हैं, किनकी, जिनके आदि पुरुष कौन है इनके, लिंगोपैन देव हैं। और इन्हीं की पूजा करने वालों को क्या बोला जाता है, कोया पुनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोया पुनम बोला जाता है। जो लिंगोपैन की पूजा करता है व्यक्ति, उसको कोया पुनम बोला जाता है। इसके अलावा इनके देव होते हैं बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर जो अंगरिया के मुख्य देवता हैं, नाग देव, घमसेन, सूरज देव और खैर माता। खैर माता की पूजा कौन करते हैं, तो गौंड जनजाति के लोग करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं इनकी जो सांस्कृतिक स्थिति कैसी है। तो जो मड़ई मेला लगता है, वो किससे संबंधित है, या मड़ई त्योहार कौन मनाता है, तो गौंड जनजाति के लोग मनाते हैं। इसके साथ में जो गांव परिवेश में रहा हो, मैं गांव परिवेश में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारी माता जी क्या करती थी कि पूरे, वैसे मैं जैन समुदाय से आता हूँ लेकिन हमने परिवेश देखा है उस गांव का। तो जो डिगना वगैरह है ना, डिगना डिगना वगैरह, डिंग लगाई जाती थी। और ऐसे आसपास में जो पीले कलर की मिट्टी आती थी, जो पोतनी बोलते थे, ऐसे ढिंग लगा देते थे चारों तरफ, या फिर वाइट कलर की कलई से पोते। और अंदर जो लाल माटी आती थी, उससे इसको पोत देते थे। क्या कर देते, जो लाल माटी आती थी, तो मैं आपको बताऊं, मैं एक बार क्या करते तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ये। देखिए, इसको फिर साफ कर देते हैं। देखो क्या रहता था कि जो वाइट कलर से आता था, तो वाइट कलर से ऐसे पोत देते थे चारों तरफ। फिर इसके अंदर है ना, लाल कलर से इस सबको भर देते थे। इस पूरे को लाल कलर से भर देते थे। और यहाँ पर जो भर देते इसको पूरा, ये लाल कलर से भर दिया आसपास। और फिर यहाँ पे बढ़िया बिंदियों से डिज़ाइन बनाते थे। अगर जो भी आपके पास कलर है, पीला कलर है जो भी, तो उसे डिज़ाइन बनाते थे। तो उसको बोलते हैं दिखना कला। वो इसमें लिखा हुआ है। और साथ में यही अगर कलर क्या है, दीवारों पर किया जाने लगे ना, तो इसको क्या बोले लगेंगे, दिखना कला। इसको बोलेंगे नौ डेरा। क्या बोलेंगे इसको, नौ डेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नौ डेरा बोलेंगे। अगर यह दीवारों पे होने लगे ये रंग, स्त्रियां मिट्टी या रंगों को सजाती हैं घरों की दीवारों को, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं नौ डेरा। और उसके बाद में नील, बोला नील, गेरू, गेरू वाले वही लाल मिट्टी, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श ढिंग लगाई जाती है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, डिगना बोलते हैं। इसके साथ ही प्रमुख पर्व या त्योहार, मढ़ई, वही मढ़ई मेला लगता है। लारूकाज, लारूकाज में सूअर की पूजा होती है। बोलते सूअर की पूजा किस में होती है, तो लारूकाज में होती है। किस संजाति से संबंधित है, तो मुख्य रूप से ये हमारा गौंड जनजाति संबंध है। बिदरी, बंकबंदी, नवाखनी, नवाखनी वही नई फसल से आने पर, हरीडिली या छेरता, छितरा छितारा, वो ये गीत गाए जाते हैं उस समय पर। जो छेरता छितारा किससे संबंधित है, ये मुख्य रूप से गौंड जनजाति से संबंधित है। इसके इनके प्रमुख नृत्य देख लेते हैं हम। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, सेला, बिरहा, बिरहा पेपरों में पूछा भी गया है, 22 से 23 में पूछा गया था, बिरहा किससे संबंधित है, करवा, कर्मा, ये समझ लो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, कर्मा नृत्य। भडोनी, गोन गोचो, गेंडी, रीना टीना, ये नृत्य किनके द्वारा किए जाते हैं, ये इनके द्वारा किए जाते हैं, गौंड जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अन्य स्थितियाँ देख लेते हैं हम कि गौंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, गोंडी, डोरली, हल्वी, भतरी। गोंडी की जो भाषा है वो क्या, देवनागरी लिपि है, हम ऐसे लिखते हैं देवनागरी लिपि में। यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट तो फिर यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट तो फिर यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट तो यहाँ तक। और खरोष्टी में क्या होता है, एक बार ऐसे गए, फिर एक बार ऐसे आए, फिर एक बार ऐसे गए, फिर एक बार ऐसे आए, इन खरोष्टी लिपियाँ हो जाती हैं। और साथ ही 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश के जो पाठ्यक्रम में उसमें शामिल कर लिया गया है। अब हम ऊपर कुछ प्रमुख चीज़ें देख लेते हैं कि जो गोधरन किसको बोला जाता है, जो इन जनजातियों में क्या होते हैं, गुदने का कार्य करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, गोधरन बोला जाता है। देखो, गुदना प्रिय सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है, तो गौंड जनजाति है। गहना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। और श्रृंगार प्रिय सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है, तो बंजारा जनजाति है। और श्रृंगार प्रिय हिरनौटी दिया क्या है, ये या तो लकड़ी के बनाए जाते हैं या फिर लोहे के बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में लोह शिल्पकला द्वारा बनाए जाते थे, और ये गौंड समुदाय द्वारा मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हिरनौटी दीप कला बोलते हैं। जो किनकी परंपरा है, गौंडों की परंपरा है। जैसे एक अपने जो मोहल्ला है उसमें एक ऐसे बना दिया जाता है, और इसमें से दीप रख दिए जाते हैं, बढ़िया सुंदर आकृति लगती है। और ये कहाँ से लिया गया, ये हमारा जो जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है, वहाँ पे ये सब चित्र सब बने हुए। अब उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं मड़ई मेले के बारे में। जो मड़ई उत्सव मनाया जा रहा है, जो आदिवासी गौंड समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
यह दीपावली का जो प्रथमा होता है उससे लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बड़े धूमधाम तक लगभग 15 दिन तक चलता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस त्योहार में खम्भ, बड़गी, मोरपंख, ढाल का उपयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है। मोरपंख की जाली या ढाल बांस के तिकोने कपड़ों पर सजाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मड़ई कहा जाता है। बांस का तिकोना कपड़ा होगा, उस पर मोरपंख सजा दिया जाता है, जैसे कि ये हमें दिखाई दे रहा है मुख्य रूप से, ये जो दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मड़ई कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारी तीसरी, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति का है कोल जनजाति। इनके यहाँ देखो, इसका निवास स्थान देखेंगे हम, इनका निवास स्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश का जो मूल रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करती हैं। सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियाँ, सामाजिक स्थिति, आर्थिक तो सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय। कोल, कोल का जो अर्थ होता है वो होता है मानव। अभी हम कोल को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा मानव का समूह, और किला इनका अर्थ क्या होता है, मानव। इनका जो कुछ मिथकों के अनुसार इन किनको संतान माना गया, सूर्यदेव या सिंगाबोंग की संतान इनको माना गया है। किसकी संतान माना गया है, गोंड अपने आप को क्या बोल रहे थे, कोयतोर बोल रहे थे, ये अपने आप को सिंगाबोंग की संतान बोल रहे हैं। साथ में इनका जो समूह आता है, पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुंडा समूह या कोलेरियन समूह की है, तो सहरिया और ये कोल मुंडा समूह की मुख्य रूप से देखी जाती हैं, अत्यंत प्राचीन है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मैंने आपको बताया। इनकी संख्या लगभग 12 लाख के आसपास पाई जाती है। तो टोटल अनुसूचित जनजाति की लगभग 7.5% है। देखो ये आंकड़े एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन बार बार हम पढ़ेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। कोल जनजाति को रामायण में, महाभारत में और मार्कंडे जो पुराण था उसमें इनके बारे में चर्चा मिलता है। और इनका जो मुख्य स्थान है, जो मूल स्थान क्या है, कुराली क्षेत्र है। जो रीवा का क्या है, कुराली क्षेत्र है। रामायण में क्यों देखने को मिलता है, जो सबरी माता थी जिन्होंने राम भगवान को झूठे बेर खवाए थे, वो इसी समुदाय से आती थी, कोल समुदाय से आती थी। इसके साथ में भौगोलिक स्थिति, ये जो विंध्य कैमूर क्षेत्र व नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र है उसमें निवास करते हैं। बघेलखंड, रीवा, सींधी, सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर आदि में निवास स्थान को देखने को मिल जाता है। इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, रोहिया, रोतेला, भवतिया, रवियरिया, कथरिया, राउतिया, ये सबरी के वंशज हैं। क्या राउतिया जो होते हैं ना, पूछ लिया जाए कि सबरी के वंशज कौन से हैं, तो राउतिया जी हैं। कौन से हैं, राउतिया। उसके बाद में इनके जो अन्य उपवर्ग कौन से हैं, दशहरा, ठाकुरिया, कगवारिया आदि शामिल हैं। और इनमें क्या होता है, गोत्र नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा गोत्र हमें किस में देखने को मिलते हैं, भीलों में देखने को मिलते हैं। कितने गोत्र हैं, 71 गोत्र हैं। इनमें कोई गोत्र नहीं होता है। सामाजिक स्थिति के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। कोल समूह पितृसत्तात्मक होते हैं, गौंड भी पितृसत्तात्मक थे। और इनके जो मोहल्ला होता है उसको क्या बोलते हैं, टोला बोलते हैं। और पूरे गांव को क्या बोलते हैं, कोलाहन बोलते हैं। टोला होता है और कोलाहन। और उसमें भीलों में क्या पढ़ा था हमने, भीलों का जो घर था उसको क्या बोलते थे, कु घर हो गया, फाल्या पूरा उनका मोहल्ला हो गया, और जो पाल था वो उनका पूरा गांव था। तो ऐसे हमें याद हो गया ये। अब एक टोला किसका हो गया, इनका छोटा सा थोड़ा मोहल्ला, पूरा गांव कोलाहन कहलाता है। इनकी जो पंचायत को क्या कहते हैं, गोइया पंचायत कहते हैं। पेपरों में कई बार पूछा जाता है, कोल की पंचायत को क्या कहते हैं, तो गोइया कहते हैं। गोइया अपने सभी विवादों को निपटाने में सक्षम होते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख लोग होते हैं, जैसे कि महतो, बरुआ, भुइयार, पंडा, देवार और न्योतिया। अब उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। कोल की पंचायत, महतो प्रमुख होता है, ठीक है, महतो। देखते हैं इतिहास में कई नाम देख लो, अभी जो कोल विद्रोह होगा ना उसमें महतो का नाम आएगा। तो गांव के प्रमुखों के बरुआ कौन होते हैं, बरुआ होते हैं जो धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं। भुइहार कौन होते हैं, जड़ी बूटी पूजा पाठ काम करते हैं। न्योतिया कौन होते हैं, जो नौते का काम करते हैं, गाँव में आमंत्रण दिया जाता है घर घर जाकर, तो वो नौते का काम करते हैं। और अन्य पद होते हैं पंडा, देवर आदि, यहाँ के लोग काम करते हैं पंचायत में। अब है धार्मिक स्थिति, तो इनके जो मुख्य देव हैं वो कौन है, अहिर बाबा। इनके जो देव हैं, बड़का देव या अहिर बाबा। बनसती, बनसती एक तरीके से जो सबरी माता है उनको भी बनसती भी बोलते हैं। और बूढ़ी माई। और सबरी मैया किनसे संबंधित थी, कोल जनजाति से संबंधित थी। आर्थिक स्थिति क्या है कि खेती के काम करते हैं, साथ में कोयले की खदानों में काम करने के कारण ही शायद इनका नाम कोल पड़ गया हो। और इनके जो वनोपज क्या है, भिलमा, गोंद, बल्लाक आदि के संग्रहण का कार्य भी ये करते हैं। सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम देखें तो क्या है, बरहव क्या होता है, जो 12 दिन का बरहवा मतलब 12 दिन जो बच्चे का जन्म होता है तो उस समय रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बरहवा क्या बोलते हैं। और प्रमुख नृत्य कौन सा, कोल दहका किस जनजाति द्वारा किया जा रहा है, कोल जनजाति द्वारा। नार, दीत,
तोतलिया, वो तोतलिया दोतलिया, कहरा। माफ़ी चाहता हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी इधर उधर समस्या आ रही हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में क्या है, फुरहारी कहरा नृत्य, एक विशिष्ट मुद्रा में नृत्य होता है, फुरहारी कहरा नृत्य। तो पूछ रहे हैं कोई विशिष्ट मुद्रा में किए जाने वाला कुल जनजाति वाला नृत्य कौन सा है, तो फुरहरी कहरा। उसके साथ में विवाह पद्धति, हिंदू जो हम लोग करते हैं उसी प्रकार से विवाह करते हैं। इनका जो प्रमुख त्योहार है क्या, हरियाली अमावस्या मनाते हैं ये। और कोल स्त्रियां गहने में क्या होते हैं, अवस्tra, गहने आदिवासी समुदायों की छाप होती है। तो जो उनके जो स्त्रियां गहने में क्या होता है, जो अवस्tra गहने आदिवासी समुदायों की छाप देखने को मिलती हैं। कोल एक कला प्रिय जनजाति है, ये कला को बहुत तजुर्बा देते हैं। बच्चों के खेल, प्रमुख खेल कौन से हैं, लुकोड़ा, सुट्री, पंचगोटवा आदि देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मगरोहन। मगरोहन क्या है कि शादी के समय पर एक स्तंभ बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मगरोहन कहा जाता है। और शायद गांव में आज भी बोलते हैं तो मांगर बोलते हैं, कि मांगर गाड़ दी कि नहीं गाड़ी। क्या होता है कि जो हमारा मंडप होता है उसमें एक बीच में एक वो लगा रहता है, उसको मांगर बोलते हैं। तो ये मगरोहन उसी से संबंधित है, उसी जैसा है एक तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर आंदोलन की बात की जा रही है। कोल जो विद्रोह हुआ था, जो मुख्य रूप से 1831 में कोल विद्रोह होता है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और जो नेताजी बुद्धू भगत और मदारा महतो जी के द्वारा ये संचालित किया जाता है। ये वीर बुद्धू भगत जी की फोटो है। इसके बाद में प्रमुख जो बसार्थी हैं उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। भील की फाल्या, मोहल्ले को, जो मोहल्ला मूल रूप से, गोंड का टोला, इनका कोल्हन टोला, शहरिया आगे पढ़ेंगे सहराना। और ये पूरब में रहते हैं तो पूर्वा या टोला। भारिया का क्या होगा, टाणा। और बंजारा का होता है टांडा। टांडा, ये टाणा और ये टांडा, ऐसे याद करना है हमें। आगे देखेंगे हम सबके बारे में भी पढ़ेंगे एक बार और। अब आगे चर्चा करते हैं हम कोरकू जनजाति के बारे में। उसी उन्हीं बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से जो दक्षिणी जिले हैं उनमें निवास बाहुल्य क्षेत्र उनका वही है। ऐसे तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में पाई जाती हैं, लेकिन जो बाहुल्य क्षेत्र है वो दक्षिणी जिले होते हैं। अब इनके बारे में हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो सामान्य परिचय में इनका देखते हैं कि जो शाब्दिक अर्थ है, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मानव समूह। कोरकू का अर्थ होता है मानव समूह। एक कोरकू मुंडा या कोलेरियन जनजाति के हैं। एक तो ये हो गए कोरकू, कोल भी हो गए, सहरिया पढ़ेंगे हम, वो भी हो गए, वो भी इससे संबंधित। उसके बाद में इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी है 7,30,000। और जो टोटल जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या की 4.7% पाई जाती है। यह चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद में ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, कोरकू अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, तो कोरकू अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। और अपनी उत्पत्ति महादेव द्वारा मानते हैं। महादेव से उत्पत्ति कौन कौन मान रहे थे, तथा भील भी अपनी उत्पत्ति महादेव से मान रहे थे। अपने पूर्वज भी किसको मान रहे थे, वो महादेव को मान रहे थे। अब भौगोलिक स्थिति, सतपुड़ा के घने जंगलों में निवास करते हैं। बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर आदि जिलों में निवास करते हैं। ये अपना जो पैतृक स्थान है क्या मानते हैं, भैरवगढ़। जो भैरवगढ़ बैतूल में है, शामलीगढ़ या भैरवगढ़, उसको ये अपना पैतृक स्थान मानते हैं। इसके साथ में ये इनके जो कुछ उपवर्ग हैं या उपजातियां हैं, जैसे रूमा, पोताडिया, दुलाप, बोवई, बवारी, बंडोया और मोबासी। क्या है, रूमा, पोताडिया, दुलाप, बोवई, बवारी, बंडोया और मोबासी। अब इसके बाद में क्या है कि इन अलग अलग जगह पर रहने के कारण इनके नामों को अलग अलग बोला जाता है। तो पेपरों में कई बार पूछा जाता है, फॉरेस्ट में पूछा गया, बावरिया कौन से वाले कुर्कू को बोला जाता है, जो बैतूल निवास कहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बावरिया बोलते हैं। साथ में जो बंदोरिया हैं वो पचमढ़ी में रहने वाले बंदोरिया होते हैं। और हरदा और खंडवा वाले क्षेत्र में रहने वाले कुर्कियों को दुलारिया कहा जाता है। इसके साथ ही इनका वर्गीकरण है, जो राज कोरकू हैं वो धनाढ़ वर्ग से आते हैं। पथरिया कोरकू हैं वो मजदूर वर्ग से आते हैं। और मोवासी ये क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। क्या होते हैं, अपराधी जो वर्ग होता है उनको मोवासी कहा जाता है। राजकोरकू धनाढ़ हो गए, पथोरिया मजदूर हो गए, और मोवासी अपराधी वर्ग से लोग हो गए। आगे जाते हैं तो सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम, कि जो मुख्य रूप से प्रचलित विवाह पद्धति हैं, जैसे राजीबाजी, चिथौड़ा, चिबोड़ा और लमसेना विवाह इनके यहाँ होता है। राजीबाजी, चिथौड़ा व लमसेना, वही
सेवा कार्य वाले वालम से ना कहा जाता है उसको। कोरकू समुदाय अपने मृतक को पितृ देवताओं को, जो जैसे कोरकू क्या है, कोई मर जाता है ना तो उसकी याद में एक लकड़ी का स्तंभ बना देते हैं। उसको क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुंडा कहते हैं। और इस वाली जो प्रथा को क्या बोलते हैं, सिडोली प्रथा बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पितृकों को देवता की तरह मानते हैं, इसलिए उनके लिए एक मृतक स्तंभ बना देते हैं। और सिडोली, उसी को क्या बोलते हैं, सिडोली प्रथा बोलते हैं। और ये किस दिन की जाती है, फूस माह जो अभी चल रहा था, जनवरी और दिसंबर के मध्य था, फूस की रात। मुंशी प्रेमचंद की एक कविता थी फूस की रात, उसमें पूरी घर भर वो फसल जल जाती है और वो सोता रहता है मोती अपने कुत्ते के साथ में। तो वो यही है, फूस की माह में सोमवार के दिन मनाई जाती है। इनकी जो पंचायत है मुख्य रूप से, वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। पटेल क्या होता है, प्रमुख होता है। महाजन जो होता है, पटेल के बाद सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है चौधरी, सूचना देने वाला होता है। घेटिया, घेटिया क्या होता है, प्रसाद या भोजन की व्यवस्था करने वाला। मुकरी, मुकरी क्या होता है, त्योहार का आयोजन करने वाला। भूमिका क्या होता है, कोरकुओं का पुरोहित होता है। हमें इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये याद होंगे। पटेल तो सबको पता है, मुख्य रूप से पटेल प्रमुख ही होंगे। महाजन ये दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर। चौधरी सूचना देने वाला व्यक्ति है कि, और उसका ना घेटिया क्या होगा, चौधरी को ऐसे याद करते हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा बातें करता है ना तो बोलते तू बड़ा चौधरी बन गया है, तो वो उसी से आ जाएगा, सूचना देने वाला व्यक्ति। और घेटिया क्या हो गया, भोजन व प्रसाद की व्यवस्था है, घोंट लो खा लो, या मतलब इस तरीके से बोलते हैं तो भोजन वगैरह से संबंधित हो जाएगा। मुकरी ये क्या हो गया, त्योहार का आयोजन करने वाला। भूमिका कौन, इनके पुरोहित हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं हम। इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनके मुख्य रूप से ये कृषि, चरवाह व वनोपज पर रहते हैं। खेती करने वाले कुर्कों को क्या बोला जाता है, भाग्य कहा जाता है। खेती करने वाले कुर्कों को क्या कहते हैं, भाग्य कहते हैं। पुराने समय में ये क्या कुर्को क्या कहते हैं, जंगल को काट कर खेती करते थे, उसको क्या बोलते थे, बदलवा। पूछ लिया जाए कि जंगल काट कर करने वाली जो खेती करते थे पुराने समय में, तो उसको क्या बोलते थे, तो बदलावा कहते थे। क्या बोलते थे, बदलावा कहते थे। धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये प्रमुख देवताओं को मानते हैं, जैसे चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव, मठुआ देव, मेघनाथ। बोलते हैं मेघनाथ की पूजा कौन कर रहे हैं, तो कोरकू जनजाति के लोग कर रहे हैं। और उसका सिद्रा देव, खेड़ा देव, खनेरा देव आदि देवताओं की पूजा करते हैं। खनेरा देव जो होते हैं ना, वो गांव में बीमारियों को जो प्रवेश करती हैं उनसे रोकते हैं, तो इसलिए इनका मुख्य स्थान क्या हो जाएगा, गांव से बाहर कहीं स्थान इनका हो जाएगा। मठुआ देव क्या होते हैं, ये देव बीमारियों से बचाने वाले अन्य देव हैं। खनेरा देव तो हो ही गए, उसके बाद में मठुआ देव भी क्या हो, बीमारी से बचाने वाले देव होगा। उसके बाद में खेड़ा देव कृषि व पशुओं के देवता हैं। खेड़ा देव किससे संबंधित हो गए, कृषि व पशुओं के देवता हो गए। अब हम सांस्कृतिक स्थिति के बारे में क्या, तो चटकोरा पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। चटकोरा नृत्य किससे संबंधित है, तो चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है। ढाढलिया, ढाढलिया कोरकू, चाचरी, थापटी, गदली आदि नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किए जाते हैं। होली के समय कोरकू घुंघरी घुंघरी या छामटा गीत गाते हैं। कौन से, घुंघरी या छामटा गीत गाते हैं। इनके प्रमुख जो त्योहार हैं, मेघनाथ, डोडवली, जिरोती व पाला। कौन से हैं, मेघनाथ, डोडवली, जिरोती और पाला इनके प्रमुख। तो मेघनाथ तो ये समझ लो, अगर पूछ लिया जाए तो कोरकू लगाना ही है। उसके साथ में गौंड जनजाति तो थी, रावण के वंशज अपने आपको बता रहे थे वो। और उसके बाद दीवार पर लाल मिट्टी और खड़ियों से जो मांगलिक चित्र बनाया था उसको क्या बोलते हैं, देखो वहाँ पे बोला जाता नौ तेरा, जब हम उसको पढ़ रहे थे कोलों को। और इनको क्या बोला जाता है, उनको बोला था गुदनिया। क्या बोला जाएगा, गुदनिया, जो लाल मिट्टी और खड़ी वो उसी प्रकार की कला है मेन। उसके बाद में कोरकू स्त्रियां गोदने की शौकीन होती हैं और माथे पर अंग्रेजी का डी अक्षर और नीचे दो बिंदी लगवाती हैं। ऐसे डी ऊपर करवा लेंगे, नीचे दो बिंदी लगवा लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कपार गोडाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपार गोडई कहते हैं। इसके साथ में अब हम देख लेते हैं, ये मेघनाथ उत्सव मनाया जा रहा है। तो मुख्य रूप से मेघनाथ उत्सव किन दो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, कोरकू और गोंडों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। सतपुड़ा व छिंदवाड़ा बैतूल वो संघ वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है। होली के पर्व के एक दिन बाद प्रारंभ होता है और 15 दिन तक चलता है। जैसे ही होली का त्यौहार आता है उसके एक दिन बाद से प्रारंभ हो जाता है, पूरा वो चलता है पखवाड़ा। एक पक्ष होता है उसको पखवाड़ा बोलते हैं। एक झंडा या खम्बस्तंग नाट्य के रूप में ये भी जाना जाता है। किससे, झंडा या खम्बश्वांग नाट्य के रूप में भी ये जाना जाता है। अब क्या है, ये मांडो की प्रथा के बारे में बताया गया है
कि जो मांडो होती है तो क्या होता है कि मृतकों के लिए जो सुडोली प्रथा है ना, उसी का ये है कि लकड़ी या पत्थर का जो बना हुआ वो चित्र होते हैं, उनमें कई प्रकार की आकृतियां बना दी जाती हैं, और उस पर एक तरीके से जो सब कुछ वही लिखा है कि लकड़ी के खंभे पर मृतक से जुड़े हुए चित्र को दिए जाते हैं, सूरज चंद्र व आकृतियां बनाई जाती हैं। मांडो विभिन्न आकृतियों के पत्ते, फूल, पशु पक्षी आदि द्वारा से भी सजाया जाता है। मांडो को स्थापित करने अनुष्ठान सिडोली के लेते हैं, वो मुख्य वही चीज होती है, सिडोली कहते हैं, या बब्ब खर्चीला होता है क्योंकि पूजमा में किया जा रहा है। कोरकू तीन चार पूर्वजों का एक मांडो बनवाते हैं, तीन चार लोगों का एक ही मांडो बनवाते हैं। कई जिन क्षेत्रों में पट्टियां बनवाने का भी प्रचलन है। क्या बनाने का प्रचलन है? पट्टिए गाता पट्टिए बनवाने का प्रचलन है। मृतक के नाम बनाकर आम के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिए जाते हैं। गाता पट्टिए बहुत सारे परिवारों द्वारा एक नियत स्थान पर चढ़ा दिए जाते हैं और एक विशाल ढेर के रूप में विशाल ढूंढ ले लेता है, उसको क्या बोलता है? मांडो कहते हैं। ठीक है, वही सुडोली प्रथा ये एक तरीके की मांडो हो गई। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति, जिसका मुख्य जो निवास स्थान है उत्तरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो चंबल एवं ग्वालियर संभाग वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब हम इनकी सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। इनके जो पितृ हैं वो कौन है? वाल्मीकि जी को माना जाता है। शहरिया शब्द का मतलब होता है एक, शाह से हुई है, जिसका मतलब होता है वन यानी एक। उसके बाद सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहा जाता है। सहरिया सबसे ज़्यादा कुपोषित होते हैं, इसलिए इनको मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है उसको इथोपिया, क्योंकि इथोपिया जो शहर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक देश है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषण देखा जाता है। द सहरिया नामक पुस्तक टीवी नायक द्वारा लिखी गई है। द बेगा बैरियर एलेवन द्वारा लिखी गई थी। तो टीवी नायक द्वारा द सहरिया पुस्तक लिखी है। सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहते हैं। सहरिया अपने आप को क्या कहते हैं? हम भीलों के छोटे भाई हैं। इनकी जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या की मध्य प्रदेश के 4% पाई जाती है, जो 6.15 लाख होती है। सहरिया अपना जो मूल स्थान है शाहबाद के जंगल मानते हैं, जो कोटा के पास में अवस्थित हैं। कोटा के पास में अवस्थित हैं, तो हाँ। इसके साथ में इनकी जो मूल उसके बाद भौगोलिक स्थिति के बारे में, मध्य भारत का पटारा ग्वालियर संभाग में निवासरत रहते हैं, और सामान्यतः बहुल क्षेत्र श्योपुर और जो समझ लो शिवपुरी है, और उसके बाद में ग्वालियर का जो मोहना और घाटी का वाला क्षेत्र है वहाँ पे निवासरत देखे जाते हैं। इनकी उपजातियाँ कौन सी हैं? सबर सॉरी सबर, सौर, सबर, भदौरिया। इनके कितने गोत्र हैं? 51 गोत्र हैं। इनसे पहले जो गोत्र थे किनके थे? भीलों के थे। कितने थे? 71 गोत्र देखे जा रहे थे। अब इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। इनका घर या बसाहट सहराना या गांव सहरोल कहलाता है। तो सहराना या सहरोल किससे संबंधित है? तो शहरियों से संबंधित है। और इनका जो प्रमुख होता है, ये 2022 में भी पूछा गया था प्रीलिम्स में, और अभी एफएसओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि इनके जो प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो खूटिया पटेल कहा जाता है। शहरिया जनजाति की लड़की जन्म होना क्या होता है? अगर यहाँ इनके घर में अगर लड़की के जन्म हो रहे हैं ना, शुभ माना जाता है। इनकी दो विवाह पद्धति कौन सी है? खेका विवाह और झार फेरा विवाह। कौन सा? खेका विवाह, झार फेरा विवाह। हमने अंदर नहीं जाना है, बस इतना याद कर लेना, खेका और झार फेरा विवाह किनके मध्य होता है? तो वो शहरी जनजातियों के मध्य होता है। उसके बाद में शहरिया की जो पंचायत होती है उसमें प्रमुख जो लोग होते हैं, पटेल, प्रधान, कोतवाल और बराई, भोपा, हथंडीरिया आदि पद शामिल होते हैं। तो एक बार हम उनकी पंचायत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पटेल क्या हो जाएगा? मुखिया हो जाएगा। प्रधान सामाजिक कार्यों की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति हो। कोतवाल शासकीय सेवक पर मतलब सूचना देने वाला। और इधर से अगर कोई काम हो जाता, गलत काम हो जाता है, तो यूरोपियों आरोपियों के घर वगैरह बताने के लिए इनका ही उपयोग किया जाता है। बुराई क्या? डोडी पीटने वाला संदेशवाहक होता है बुराई। भोपा कोई तंत्र मंत्र का कार्य करने वाला। और हथनरिया जड़ी बूटी विशेषज्ञ। देखो हमारा सबसे पहले काम है कि जो मुख्य इन्फॉर्मेशन इनके बारे में इकट्ठी करना। जब हमें वो सब इन्फॉर्मेशन याद हो जाए उसके बाद में हम इनकी पंचायत के लोग, क्योंकि बारह को एक आदमी तो ये प्रमुख हो ही जाएगा, पटेल तो याद कर ही लेंगे, लेकिन इनके प्रमुख को खूटिया पटेल कहना पे पसंद करवाते हैं अपने आप को। साथ में उसके बाद में इन जो लोगों को है ना, जब पूरी इन्फॉर्मेशन याद हो जाए ना, बाकी बात याद करना, नहीं तो हमें कुछ भी याद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जनजाति डेली पढ़ लो, एक जनजाति डेली पढ़ लो, इससे क्या हम पे बोझ भी नहीं आएगा और हमें हरी जनजातियाँ अच्छे से कंटस्ट भी हो जाएंगी। अब देखते हैं हम आर्थिक स्थिति। शहरीय जनजाति अर्थव्यवस्था क्या है? मुख्य रूप से शिकार, मछली पालन व जड़ी बूटियों, जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार होते हैं, जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार होते हैं। शहरिया मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करने में भी कुशल होते हैं। तो देखा होगा जो आप जो श्योपुर और शिवपुरी वाले क्षेत्रों से आते हैं मुख्य रूप से, तो वहाँ पे जो गाँव गाँव गली गली में
ये शहद बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। धार्मिक स्थिति क्या है, तो तेजा जी, सीता माता, नाहरदेव, बोलते नाहरदेव की पूजा कौन करते हैं, तो सहरिया लोग करते हैं। हरिमन देव, कारस देव की पूजा, और भैरू देव और दृढ़ देव, ये सब प्रमुख देवता हैं इनके सहरियाओं के। सीता माता इनकी आराध्य देवी है। तेजा जी के जीवन पर आधारित नाट्य गान करने की परंपरा किनके पास है, सहरिया के पास मौजूद है। इसके साथ में हम देखते हैं इनके सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, लहंगी और रागनी नृत्य कौन करता है, तो लहंगी और रागनी नृत्य शहरी जनजाति के लोग करते हैं। इसके साथ ही लोकगीत कौन से, भतैया, ठीक है, जब किसी के यहाँ शादी होती है ना, तो मामा पक्ष के लोग कुछ चीज़ें लेके आते हैं, जिनके यहाँ पर शादी हो रही है उनके यहाँ पर, तो उनको बोलते हैं भतैया। तब एक भतैया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत भी गाते हैं, जेवनार भी गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया तो सहज बले में गाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से प्रेमिकाओं से संबंधित रहते हैं। उसके बाद में इनके जो मुख्य त्यौहार को हरियाली अमावस्या, यही कोलों का भी हरियाली अमावस्या मुख्य था। और तेजा नवमी भी मनाते हैं, क्योंकि तेजा जी का जो देवता भी हैं इनके, और उनके जीवन पर आधारित परंपराओं से आधारित चीज़ें भी करते हैं ये, तो तेजा नवमी इनके लिए प्रमुख हो जाएगी। शहरी जनजाति वही कोलेरियन परिवार से संबंधित है। कोल, कोरकू और ये कोलेरियन परिवार से आते हैं, वो मुंडारी भाषा या कोलेरियन भाषा का प्रयोग करते हैं। भील जनजाति में भगोरिया का महत्व, इसलिए इनके में सीतामढ़ी मेला लगता है। सीतामढ़ी मेले का या सीताबाड़ी मेला का भी महत्व है। उनमें भगोरिया का महत्व, इनके यहाँ पे सीताबाड़ी मेले का लगता है। ये कहाँ लगता है, कोटा में लगता है प्रतिवर्ष। बट सावित्री के दिन लगता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर कोटा जिले में प्रतिवर्ष बट सावित्री के दिन इसका आयोजन होता है। सीताबाड़ी मेले में शहरी जनजाति के युवक अपने, जिस प्रकार भगोरिया में वो अपने जीवन साथी का चयन कर रहे थे, उसी प्रकार इनमें भी सीताबाड़ी मेले में ये अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। आगे देख लेते हैं हम कि इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें। वो तो हो गया, कुपोषण के आधार पर इथोपिया कहा जा रहा है, ठीक है। अब है विशेष तथ्य शहरियों से जुड़े हुए। इनका जो वर्णन मिलता है ना, किसमें मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में शहरियाओं को विश्वामित्र के वंशज कहा गया है। लेकिन इनके जो पितृपुरुष कौन हुआ करते थे, वाल्मीकि जी। इनके जो पितृपुरुष कौन है, वाल्मीकि जी हैं, लेकिन सहरियाओं को विश्वामित्र के वंशज कहा गया है। राजस्थान के शाहबाद के निकट सीतावाड़ी में महर्षि वाल्मीकि के मंदिर भी अवस्थित है, इसलिए इनके पूर्वज माने जाते हैं। वाल्मीकि भील जनजाति के थे। सहरिया अपने अपने आप को भीलों का सहोदरा बोलते हैं या फिर छोटा भाई बताते हैं। सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर में अवस्थित है। सहरिया रेडियो सिसईपुर, जो सैसईपुर है श्योपुर जिला में, वहाँ से संचालित होता है। इनके गोत्र कितने, 3 भागों में बांटा गया है। लाडिया, उड़िया और कालपीडिया, क्या, कालापीडिया, इनके गोत्रों में बांटा गया है। लाडिया, उड़िया और कालापीडिया, ये इनके। अब है परिचय शहरी देखभाल। जो क्या रहता है, जो शहरिया लोग होते हैं ना, ये कभी भी अपने गाँव के, तुमने देखा हो गाँव गाँव में पेड़ों के नीचे ऐसे वो बने रहते हैं, देवताओं के थान बने रहते हैं। तो ये क्या है कि जो समुदाय है लोगों से मिलजुल के साथ में रहते हैं, लेकिन कभी भी क्या है, अपने देवताओं के ऐसे स्थान नहीं बनाते। और अगर वो स्थान बना लेते हैं ना, तो वहाँ पर कभी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं, ये लिखा हुआ है। साहरिया आदिम जनजाति समुदाय में गिने जाते हैं, किंतु दूसरे समाजों के साथ भी रहने के कारण इनने अपनी प्रथाएं, कथाएं और देवी आस्थाएं प्रभावित हुई हैं। जनजाति समुदायों द्वारा वैसे मंदिर, मढ़िया आदि बनाने का चलन नहीं था, किंतु शहरिया देवस्थान कभी कभी छोटी मंदिरनुमा आकृतियां देखी जाती हैं, और नगर समाज से उनकी सान्निकटता को दर्शाते हैं। और इन देवगुड़ी किसी भी देवी देवता की प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाती। लेकिन क्या है कि जो नॉर्मल हमारे समाज के आसपास भी रहते हैं, तो उनके द्वारा भी ये प्रचलित है, तो उनको क्या बोलते हैं, शहरिया देवगुड़ी कहा जाता है। आगे जाते हैं हम। हमारी छठवीं सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी, भारिया जनजाति। निवास वही कौन सा, तामिया विकासखंड क्षेत्र छिंदवाड़ा में, तो पातालकोट में ये निवासरत हैं, और ये जबलपुर में भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं विषयों पे हम चर्चा करेंगे कि जो सामान्य परिचय है, तो भारिया मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं, तामिया विकासखंड में पाए जा रहे हैं। भारिया महोबा या बांधवगढ़ को अपना मुख्य स्थान मानते हैं, जो उत्तर पूर्व में रीवा के पास, या फिर महोबा जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसको वो क्या मानते हैं, अपना मूल मानते हैं। इनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास, 1,93,000, जो 1.26% के आसपास देखी जाती है। ये अपने आप को किन का भाई मान रहे हैं,
गोंडों का छोटा भाई मान रहे हैं, जबकि शहरी अपने आप को भीलों का छोटा भाई मान रहे थे। वहीं ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते हैं। और अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, तो इनका जो मुख्य रूप से जो निवास स्थान है छिंदवाड़ा का, जो पातालकोट वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जबलपुर जिले में भी मिल जाते हैं। तो तामिया में 12 गांव निवासरत हैं, उसी पातालकोट वाला क्षेत्र है उसी में। अब उसके बाद इनकी उपजातियों के बारे में बात करें तो भूमिया, बोहिहार, पंडा, पालेहा इनकी मुख्य रूप से उपजातियां देखी जाती हैं। इनके कितने हैं? 51 गोत्र। 51 ही गोत्र किनके थे? सहरियों के थे। और 71 गोत्र कौन के थे? भीलों के थे। और जिसमें से 16 गोत्र ही मान्य हैं, जिसमें खमरिया, भदरिया, बगोरिया, चलथिया आदि प्रमुख हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में। तो ये जो समाज है मुख्य रूप से स्त्री और पुरुषों को क्या देती हैं? समानता देती हैं। समता मूलक समाज है यहाँ की, तो दोनों को क्या देती हैं? समान रूप से दर्जा प्रदान करते हैं। और बाहरिया जहाँ बसे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाणा। टाणा। क्या बोलते हैं? टाणा। और 20 से 25 घर होते हैं। इनमें लमसेना, दूध लौटावा, मंगनी, राजी बाजी विवाह देखा जाती है। और इनके जो मुख्य पंचायत के लोग होते हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। इनकी पंचायत में देखो, पटेल। पटेल हर बार मुखिया देखा जाएगा। भूमिका सबसे दूसरा प्रमुख व्यक्ति, कोटवा सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और परिहार अन्य व्यक्ति होते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो कृषि करते हैं उसको ढैया बोलते हैं। ढैया, ना कि दहिया। ढैया खेती कहते हैं। लघु वनोपज, जड़ी बूटी आदि का संग्रहण करते हैं। इनके द्वारा एक देवबहारी घास से एक झाड़ू बनाई जाती है जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। देखो आपके यहाँ पे ऐसी एक झाड़ू आती होगी, सबने देखी होगी ये झाड़ू। तो ये कौन सी होती है? देवबहारी घास से बनी हुई होती है। तो ये विश्व में प्रसिद्ध होती है, विश्व में प्रसिद्ध है, बड़ी दूर दूर तक जाती है। अब धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उनके जो प्रमुख देवता हैं, ये प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? कि बूढ़ा देव, नागदेव, साज वृक्ष की पूजा करते हैं। तो पूछ लिया जाता है साज वृक्ष की पूजा कौन करता है? बरुआ देव। लेकिन सबसे अधिक प्रमुख हैं भीमसेन देव। तो पूछ लिया जाता है कि भीमसेन देव कौन से देवता हैं, क्या के देवता हैं? तो ये किसके देवता हैं? कृषि के देवता हैं। कुछ स्रोतों में भीमसेन देव को विवाह के समय वरदान देने वाले देवता भी कहा जाता है। कि जब उस समय ये लोग विवाह करते हैं ना, उस समय बोलते हैं कि जो वरदान देने वाले देवता कौन थे? तो भीमसेन देव हैं। उसके बाद में जो मुठवा देव हैं उनको संकट दूर करने वाले देवता भी कहा जाता है। भारिया जो बुंदेलखंड के लोक देवता हैं, कौन? हरदौल। ये वीर सिंह बुंदेला के छोटे भाई हुआ करते थे। तो हरदौल उनकी पूजा करने के लिए भी ये आते हैं, बुंदेलखंड पूजा करने के लिए जाते हैं ये, ठीक है। अब है भारिया जो साजा या साल के वृक्ष के पेड़ों की जड़ों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो यहाँ पर देखना ना हम साज वृक्ष, तो या साज या साल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। मटुआ देव संकट दूर करने वाले, हरदौल की पूजा करने भी जाते हैं। भीमसेन को विवाह वाला देव, वरदान देने वाला देवता भी कहा जाता है। कृषि से संबंधित है मुख्य रूप से। आगे देखते हैं हम सांस्कृतिक स्थितियाँ क्या हैं इनकी। सांस्कृतिक स्थिति क्या? भारिया बुंदेली मिक्सित हिंदी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? भरनौटी बोलते हैं। क्योंकि इनका जो मुख्य क्षेत्र का क्या हो रहा था, माओवा वाला क्षेत्र से अपने आप को वंशज माँ मान रहे थे उस क्षेत्र का। तो ये क्या बोलते हैं? भरनौटी बोलते हैं। भाटिया भरनौटी बोलते हैं। इनके त्यौहार कौन थे? बिरही, नवाखनी, खिचड़ी आदि इनके प्रमुख त्योहार हैं। खिचड़ी दिवाली के दूसरे दिन किया जाने वाला पर्व है। दिवाली के दूसरे दिन कौन सा किया जाता है? खिचड़ी किया जाता है। इनके नृत्य कौन से हैं? भड़म सेतम, पूछ लिया जाता है पेपरों में, बहुत बार पूछा जाता है। भड़म सेतम किससे संबंधित है? भाड़िया जनजाति से संबंधित है। भड़म नृत्य को गुन्नुसाही, भड़नी, भरनौटी या भंगम नृत्य भी कहते हैं। भड़म नृत्य को गुन्नुसाही, भड़नी, भरनौटी, भाषा हुई भरनौटी तो उसी पे भरनौटी, और भंगम नृत्य भी कहते हैं। इनके गीत में उपजन, भावर, मठिया और मंडवा गीत आदि शामिल होते हैं। कौन से होते हैं? उपजन, भावर, मठिया और मंडवा गीत शामिल होते हैं। अब इनके हम भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। जो गांव परिवेश में रहा है ना, तो अगर शाम का भोजन सुबह बच जाए तो उसको बोलते हैं बासी भोजन। तो सुबह जो भोजन करते हैं उसको बोलते हैं बासी। और दोपहर के भोजन को पेज, शाम के टाइम बोलते हैं क्या? ब्यारू करवे जा रहे हैं हम लोग, तो ब्यारू बोलते हैं शाम के भोजन को। जो गांव के लोग होंगे उनको ये बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं लग रही होगी। अब उसके बाद में हम होटल, जो विवाह गृह होते हैं, युवा गृह होते हैं, उनके बारे में डोमेट्री बोलते हैं इसको। तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये युवा संगठन होता है, परंपराओं का एक रूप है जहाँ अविवाहित युवक युवतियाँ होते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद में ये संस्था प्रथा, रीति रिवाज व सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। होटल जर्मन भाषा के जुंगालिंक्स हाउस से बना हुआ, जुंगालिंक्स हाउस होते हैं वहाँ पे, उनसे ये लिया गया। होटल का सृजक किसको बोला जाता है? लिंगोपेन को माना जाता है। होटल को
डिंडा महल भी कहा जाता है। डिंडा महल किसको कहा जाता है? गोटिल को या गुहा ग्रहों को डिंडा महल को गोटिल कहा जाता है। और इनके सृजक किसको बोला था? लिंगोपैन को माना जाता है। लिंगोपैन जो देवता थे उनको माना जाता है। अब उसके बाद में अलग अलग जनजातियों में इनके अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि घोटुल या चिलिक मोटियारी मोडिया जनजाति द्वारा किया जाता, मोडिया जनजाति द्वारा वगैरह होता है। रंग बरंग जो रंग बंग होता है वो भारिया या मारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। धूम कोरिया पेपरों में बहुत पूछा जाता है। धूम कोरिया किसके द्वारा है? उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। गतियोरा मुंडा जनजाति द्वारा, और धंग वस्सा किसके द्वारा? भुइयों द्वारा किया जाता है, भुइया जनजाति द्वारा। अब पातालकोट के बारे में, घोड़ की नाग जी को, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में छिंदवाड़ा जिले में इसकी अवस्थिति है, जो तामिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम आते हैं, जो 12 ग्राम है मुख्य रूप से। यह ऊपर से देखने पर घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। पूछ लिया जाता है कि पातालकोट से कौन सी नदी बहती है? तो दूधी नदी यहाँ से बहती है। और इसे पातालकोट को एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडवाना भी कहते हैं। एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडवाना क्या है? तो पातालकोट क्षेत्र है। आगे चलते हैं हम। बेगा जनजाति, तो उसकी देखो, बेगा जनजाति का मुख्य रूप क्या है? जो हमारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है मुख्य रूप से, तो वहाँ पर बेगा जनजाति हमें देखने को मिलती है। बालाघाट, मंडला, डंडोरी आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से हमें बेगा जनजाति देखने को मिलती है। और ये हमारी 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। तो सामान्य परिचय क्या हो जाएगा कि ये मध्य प्रदेश की असली पिछड़ी, देखो, सहरिया 5वीं, 6वीं भारिया और 7वीं सहरिया, ये पिछड़ी हुई जनजातियां हैं जिनके लिए आहार अनुदान योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें वर्तमान में 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बेगा को प्रकृति पुत्र या बिछावार भी कहा जाता है। द बेगा पुस्तक बैरियर एल्विन ने लिखी थी। द बेगा पुस्तक किसने लिखी थी? बैरियर एल्विन। द सहरिया कौन लिख रहा था? टीवी नायक लिख रहे थे। तब एक अपनी पुस्तक में जादू, इनको क्या बोला जाता है? जादूगर चिकित्सक भी बोला जाता है। साथ में इनकी जो जनसंख्या है कितनी है? 4.15 लाख, जो 2.7 के लगभग है। 2.7 के लगभग है जो जनजातीय संख्या है उसकी। उपजातियों के बारे में बात कर लें हम, तो भरौतिया, नरौतिया, राय मैना, कठ मैना, कोदबान, बिजवार आदि उपजातियों में हमें ये देखने को मिलती हैं। बेगा जनजाति गोत्र कितने हैं? 7। हमने देखा अभी 71 गोत्र तो भीलों में थे, और जो भारिया थे 51 गोत्र थे। सहरियाओं में भी 51 गोत्र थे। इनमें कितने हैं? 7 गोत्र हैं। लेकिन 51 गोत्र होने के बावजूद भी भारियाओं में 16 गोत्रों को मान्यता दी जा रही थी। भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लें हम, तो जो मंडला और डिंडोरी के 52 गांवों को मिलाकर एक बैगा चक बनाया गया है। यहाँ पे ये क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मुक्त हैं, इनको सरकार रोकेगी नहीं, इसलिए उनका एक पूरा भूमि सौंप दी गई है। उनकी जो पंचायतें होती हैं, जो पेशा एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं, वो उसके दौरान का संचालन किया जाता है। और बेगा बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और अनूपपुर वाला क्षेत्र। सामाजिक स्थिति के बारे में देख लें, तो ये गांव पूर्व की ओर होते हैं, इन्हें पूर्वा कहा जाता है। ये ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, जिसे टोला कहा जाता है। गांव को क्या बोलते हैं? पूर्वा बोलते हैं। और जो ऊंचे स्थानों पर इसको टोला बोलते हैं। और इनकी पंचायत के कुछ लोग होते हैं, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोतवाल, दवार आदि पंचों से मिलकर पंचायत बनती है। मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोतवाल, दवार आदि से मिलकर इनकी पंचायत बनती है। आगे देखें, बेगा जनजाति का मुकद्दम गांव का मुखिया व दवार गांव का पुरोहित होता है। इसमें जो मुकद्दम है वो तो मुखिया हो गया, और दवार है वो क्या है? इनका पुरोहित हो गया। विवाह पद्धति में लम सेना, चढ़ विवाह व पेटुल विवाह ये लोग करते हैं। कौन से करते हैं? लम सेना, इस तरीके से सेवा विवाह होता है। चढ़ विवाह और पेट्रोल विवाह करते हैं। चढ़ विवाह वही घोड़ी पर बैठ कर जाते हैं लड़की, तो इस तरीके से ये सामरा प्रथा, यह बेगा जनजाति का एक मृतक संस्कार है। कौन सा सामरा प्रथा पूछ ली जाए, तो सडोली प्रथा हो रही थी कोरकू में, उसी प्रकार से सामरा प्रथा होती है बेगांव में। जो क्या होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसके मुख में दही के साथ चांदी का रुपया रखा जाता है, और जिससे वह अगले जन्म में धनवान पैदा हो। उसके बाद में पूछ लिया तो नहावन प्रथा, अंतिम संस्कार के समय नगाड़ा बजाया जाता है जिससे क्या बोलते हैं हम? नहावन प्रथा बोलते हैं। इनकी पंचायत के बारे में देखते हैं। मुकद्दम क्या हो गया? मुखिया हो गया। दीवान उसका सहायक हुआ। दवार गांव का पुरोहित हो गया। समृद्ध सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति हो गया। कोटवार विशास के सेवक, जिसकी नियुक्ति की जा रही है सूचना वूचना देने के लिए। और कई जनजातियों में कोतवार मुख्य सहायक की भूमिका भी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हम। इनकी जो आर्थिक स्थिति है, तो आर्थिक स्थिति में झूम खेती जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? धैया या बेवार बोलते हैं। धैया या बेवार कहते हैं। और ढाइया के कौन कर रहा था? भारिया लोग कर रहे थे। ये कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये
कुल्हाड़ी का प्रयोग कर, कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है, लेकिन ये जमीन में हल नहीं चलाते हैं। औजार है क्योंकि वनों पर ये अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन कृषि करते समय हल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी मानता धरती की माता है जिसकी छाती कटती है, इसलिए इनको प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है। धार्मिक प्रथाओं के बारे में, स्थितियों के बारे में देख लें। जो मधुमक्खियों से जुड़ा हुआ जो रथोना पर्व होता है, या रथोना या शहद पर्व, ये मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। ये उड़द की दाल व साज के वृक्ष की पूजा कर पूजनीय मानते हैं, क्योंकि साज वृक्ष में पूजा करते हैं, क्योंकि बूढ़ा देव निवास करते हैं। साज वृक्ष में पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बूढ़ा देव निवास करते हैं। इससे पहले जो भारिया थे वो भी साज वृक्ष की पूजा कर रहे थे। अब इनके बारे में देख लेते हैं, इनके जो देवता हैं मुख्य रूप से, जैसे कि ठाकुर देव, तो एक गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देव हैं, और दूल्हा देव जो हैं वो बीमारियों से रक्षा करने वाले हैं। जो जो गांव की रक्षा कर रहे हैं ठाकुर देव, बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा कर रहे हैं, दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा कर रहे हैं। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो ये कौन सी नृत्य करते हैं? परधोनी नृत्य करते हैं। कर्मा जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है वो ये भी करते हैं। कर्मा गोंड भी करते हैं। तो बहुत से जो नृत्य हैं या फिर प्रथाएं हैं, कई जनजातियां आपस में साझा करती हैं। इसी के साथ में सजनी दीवानी, बिल्मा नृत्य, झरपट नृत्य आदि ये लोग करते हैं। कर्मा नृत्य कर्म सेनी या कर्म देवता को समर्पित है। कर्मा नृत्य के प्रकार गोंडी, कर्मा जो प्रमुख प्रकार हैं, खल्हा कर्मा, ढोगस कर्मा, चितिया कर्मा, भील कर्मा आदि होते हैं। गुच्छू हुडवा बेगा बच्चों का खेल है। गुच्छू हुडवा कोई पूछ ले तो किससे संबंधित है? तो बेगा बच्चों का खेल है। जो गोल्फ होता है ना, गोल्फ, जो गोल्फ का जनजातीय संस्करण है। गोल्फ होता है, लोग बॉल शॉट मारते हैं फिर उसके बाद उसको गड्ढे में डालते हैं, वो उसके अंदर कर्मरत। इसके बाद और देखें बेगा विशेष क्या है कि राज्य सरकार द्वारा 6 बेगा विकास पदाधिकरण बनाए गए हैं, जो कहाँ हैं? मंडला में, शहडोल में, बालाघाट में, उमरिया में, डिंडोरी में, अनूपपुर में, जो मुख्य रूप से हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब कर्म नृत्य के बारे में आ जाते हैं। तो कर्म नृत्य है वो बेगा व गौंड जनजातियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बेगा और गौंड जनजातियों द्वारा किया जाता है। कर्मा को लोक नृत्य का राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख शैलियाँ लंगड़ा, झूमर, रागनी व झरनी है। कोई पूछ ले कि लंगड़ा, झूमर, रागनी व झरनी किससे संबंधित है? कर्म नृत्य से संबंधित है। कर्म नृत्य का नामकरण करम व कदम्ब नामक वृक्ष से हुआ है। कदम्ब का वृक्ष होता है, उससे कर लिया गया है। एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। नृत्य कर्म सेनी या कर्म देवता को समर्पित होता है। इसके प्रमुख गोंडी कर्मा, खलहा कर्मा, डोगस कर्मा, द्वितीय कर्मा, बील कर्मा आदि इनके प्रकार होते हैं। आप चलते हैं हम मध्य प्रदेश की अन्य जो जनजातियां हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में हम अंत में बिंदुवार इनको देखेंगे, जो पेपरों में क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद मैं अगली वीडियो में कल लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको इनकी जो MCQ हैं, इनसे जुड़े हुए लगभग 70-80 MCQ होंगे, जो विभिन्न पेपरों में पूछे गए हैं या फिर बन सकते हैं पेपरों में, उनके बारे में अपनी अगली वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। मुड़िया जनजाति।